हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के बास धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है? बास धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना, बताना या व्यक्त वाणी। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000। भाषा का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद संहिता से में प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन रूप कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद संहिता में। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, जिसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषा और 544 बोलियां हैं। ये किसके अनुसार है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। भाषा की प्रथम एवं छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे प्रथम और छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। दूसरी क्या है? शब्द। और तीसरी कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई वाक्य। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई है। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? मौखिक रूप से। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया था। किसने किया था? हार्नले ने। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में क्या नहीं होता? साहित्य की रचना। श्याम सुंदर दास के शब्दों में बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय और गरु बोली से है, जो तनिक भी साहित्यिक भी साहित्य नहीं होती और बोलने वाले के मुख में ही रहती है। साहित्यिक श्रेष्ठता एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति माध्यम के कारण कोई बोली भाषा बन जाती है, जैसे मैथिली बोली। मैथिली बोली क्या बन गई है? अब भाषा। विभाषा, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, अर्थात यह एक प्रांत या उप प्रांत में बोलनी जाने लगे, तो वह विभाषा कहलाती है। विभाषा कब कहलाती है? जब वह एक प्रांत या उप प्रांत में बोली जाने लगे, जिसमें साहित्य की रचना की जाती है। विभाषा में क्या की जाती है? साहित्य की रचना भी की जाती है। मातृभाषा, अपने परिवार तथा समाज के बीच में रहकर जो भाषा सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। परिनिष्ठ भाषा, व्याकरण संबंधित भाषा को ही परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। इसे प्रांजल भाषा भी कहते हैं। परिनिष्ठ भाषा किसे कहते हैं? व्याकरण संबंधी भाषा को। इसे और क्या कहते हैं? प्रांजल भाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, अर्थात पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा। दूसरे शब्दों में जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली किसी देश की राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं भावात्मक चेतना उद्भाषित करती है। भाषा के कितने रूप हैं? 2। और मुख्यतः कितने हैं? 2। और कौन कौन से हैं? मौखिक रूप और लिखित रूप। लेकिन अब एक सांकेतिक रूप भी इसमें ऐड कर दिया गया है। मौखिक रूप की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? लिखित भाषा की वर्ण और मौखिक भाषा की ध्वनि। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। आर्यों के साथ जिस भाषा का विकास हुआ उसे संस्कृत कहते हैं। आर्यों के साथ किस भाषा का विकास हुआ था? संस्कृत। आर्य भारत में मध्य एशिया में सिंधु द्वार भारत के पंजाब प्रांत में बसे संस्कृत से ही जो भी भाषा का विकास हुआ उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद इसका वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन आर्य भाषा को भी 3-4 प्रकार से बांटा जाता है। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
अपभ्रंश काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद है अवहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी जो 1000 ईस्वी से आज तक चली आ रही है, वह क्या है? आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की संख्या कितनी थी? 4। पुराण कितने थे? 18। वेदांग 6। उपनिषद 108 की रचना की गई। उपनिषद कितने थे? 108। वेद 4, पुराण 18, वेदांग 6, उपनिषद 108। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। लौकिक संस्कृत में ग्रंथों की रचना की गई है। संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं। देव भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में प्राप्त हुआ। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन सी थी? पाली। पाली संस्कृत की अपभ्रंश कही जाती है। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध के उपदेश किस में दिए गए हैं? पाली भाषा में। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता। प्रथम देश भाषा कौन सी थी? पाली। पाली का अर्थ है ग्रामीण भाषा। ग्रामीण भाषा कौन सी थी? पाली। और प्रथम देश भाषा भी पाली। प्राकृत, प्राकृत को पाली का अपभ्रंश कहा जाता है। पाली का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? प्राकृत को। प्राकृत भाषा में जैन उपदेश और जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। और बुद्ध के उपदेश किस में है? पाली में। प्राकृत भाषा को गांव की भाषा या आमजन की भाषा कहा जाता। आमजन की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। प्राकृत को क्या कहा है? मीठी, और संस्कृत को कठोर भाषा किसने कहा? राजशेखर ने। 8वीं शताब्दी में वाकपति राज ने प्राकृत महाकाव्य गौड़ बहो में प्राकृत को जनभाषा कहा है। वाकपति राज ने किस महाकाव्य में? गौड़ बहो में प्राकृत को क्या कहा है? जन भाषा। प्रकृति संस्कृतम तत्तर भवम तत्तर आगतम व प्राकृतम हेमचंद्र ने कहा है। ये किसकी पंक्तियां हैं? हेमचंद्र की। प्रकृति संस्कृतम तत्तर भवम तत्त आगतम व प्राकृतम, किसकी पंक्तियां? ये हेमचंद्र की। प्राकृत को तृतीय अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। प्राकृत के महाकाव्य देख लेते हैं। कौन कौन से प्राकृत में कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं? सेतुबंध, सेतुबंध किसका है? परवर सेन का। सेतुबंध परवर सेन। गौड़ बहो वाकपति राज। कुमारपाल चरित हेमचंद्र। कुमारपाल चरित काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? हेमचंद्र का। लीला वह कौतूहल का। पौंचर्य, पौंचर्य किसका है? विमल सूरी का। सुर सुंदरी चर्य, सुर सुंदरी चर्य किसका है? दनेश्वर सूरी का। वसुदेव हिंडी, ये किसका है? संगदा रागणी का। ये एक बार और देख लेते हैं। सेतुबंध परवर सेन, गौड़ बहो वाकपति राज, कुमारचरित हेमचंद्र, लीला वह कौतूहल, पौंचर्य विमल सूरी, सुर सुंदरी चिड़िया दनेश्वर सूरी, वसुदेव हिंडी संगदा रागणी। अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा। हेमचंद्र का ग्रंथ कौन सा है? शब्दानुशासन। अपभ्रंश, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा भी कहा जाता है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश शब्द तत्सम है। अपभ्रंश शब्द कैसा है? तत्सम। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 6वीं सदी में मिलता है। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? मुनि राम सिंह ने। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? मुनि राम सिंह ने। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूपक का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया है। अपभ्रंश में कुल 10 स्वर हैं। वैसे कितने स्वर हैं हिंदी में? 11, और अपभ्रंश में 10। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के।
पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के खस रूप से हुआ है। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए अवहत्या का उल्लेख किया है। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? चंड ने किया। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण हेमचंद्र है। ये क्या है? वैयाकरण। कौन है? हेमचंद्र। विष्णु धर्मांतर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। याकोबी ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना। अपभ्रंश को देश भाषा किसने नहीं माना? याकोबी ने। डॉक्टर कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आबिरों तथा गुजरों से माना है। आबिरों और गुजरों से किसने माना है? डॉक्टर कीथ ने। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा? महापुराण। पहुम चिरयू के उत्तरार्ध भाग की रचना त्रिभुवन ने की। पहुम चिरयू के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? त्रिभुवन ने। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का सवर्ण काल घोषित किया है। ये किसने किया है? डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपभ्रंश को सवर्ण काल घोषित किया है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? स्वयंभू ने। कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? स्वयंभू ने। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश का एक रूप खस है। अपभ्रंश का एक रूप क्या है? खस, जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम दर्द है। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक कौन है? डॉक्टर तगारे। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, डॉक्टर तगारे। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। अपभ्रष्ट किसने कहा है? दामोदर पंडित ने। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू अपभ्रंश के वेद हैं। बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के मागधी रूप से हुआ है। अपभ्रंश के मागधी रूप से किस किस भाषा का विकास हुआ है? बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया। इसका विकास किससे हुआ? अपभ्रंश के मागधी रूप से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से, और अपभ्रंश के मागधी रूप से बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी से किसका हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का। सिंधी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुत शौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिम रूप है। अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का बहुभूति कौन है? पुष्पदंत। अपभ्रंश में 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। अपभ्रंश के तद्भव रूपों की कोटि का बाहुल्य है। अपभ्रंश में शब्दों में ट वर्ग की ध्वनियों की बाहुल्यता है। इसमें कौन से वर्ग ज़्यादा है? ट वर्ग। अपभ्रंश में न व्यंजन को न रूप में मिलता है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित है। कोंकणी भाषा किससे विकसित है? महाराष्ट्री अपभ्रंश से। अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य 14वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा है। ये किसने कहा है? मराठी की जननी डॉक्टर तगारे ने। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? दोहा। डॉक्टर नामवर सिंह ने दक्षिण अपभ्रंश को अवैज्ञानिक माना है। अवैज्ञानिक किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। राम शर्मा ने प्राच्य को अपभ्रंश का एक वेद माना है। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आबिरों की भाषा कहा है। आबिरों की भाषा किसने कहा है? डॉक्टर दंडी ने। भरत मुनि ने आबिरोक्ति भाषा कहा है। आबिरोक्ति भाषा किसने कहा है? भरत मुनि ने। वाग्भट और हेमचंद्र ने ग्राम्य भाषा कहा है।
वाग्भट और हेमचंद्र ने क्या किया है ग्राम्य भाषा। स्वयंभू ने देसी भाषा। डॉक्टर दंडी ने आबिरों की भाषा। भरत मुनि ने आबिरोक्ति भाषा। वाग्भट और हेमचंद्र ने ग्राम्य भाषा और स्वयंभू ने देसी भाषा। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को डे वाली भाषा कहा है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया है। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? पतंजलि ने अपना ग्रंथ महाभाष्य में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को साहित्यिक पुरानी हिंदी कहा है। साहित्यिक पुरानी हिंदी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश की रचना पौम चरऊ है जिसे स्वयंभू ने लिखा। अपभ्रंश ने राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू 8वीं सदी में थे। स्वयंभू कृत पौम चरऊ राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। राम कथा का प्रबंध काव्य कौन सा है? स्वयंभू कृत पौम चरऊ। इसमें 90 संधियाँ और 5 कांड है, जिसमें से 83 संधियाँ किसने लिखी थी? स्वयंभू ने, और बाकी की 7 संधियाँ इसके बेटे त्रिभुवन ने लिखी। पौम चरऊ अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे देखकर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। डॉक्टर बयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है? डॉक्टर बयाणी ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रंश कहा है। पिसेल, ग्रियर्सन, भंडारकर, चटर्जी, वूलर सदृश विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम संकलन डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने प्रस्तुत किया। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा है। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया था? डॉक्टर याकोबी ने। नामी सिंधु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। 3 भेद किसने किए हैं? नामी सिंधु ने। कौन कौन से हैं? उपनागर, आबिर, ग्राम्य। उपनागर, आबिर और ग्राम्य। डॉक्टर याकूबी ने अपभ्रंश के 4 भेद किए हैं। ये नामी सिंधु ने कितने किए थे? 3। उपनागर, आबिर और ग्राम्य। और याकूबी ने कितने किए हैं? 4। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी किसने किए? याकूबी ने। अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? रयंतु। अपभ्रंश का अंतिम कवि रयंतु। अपभ्रंश की रचनाएं देख लेते हैं। दोहा कोश। दोहा कोश किसकी है? सरहपाद की। कब लिखी गई है? 8वीं सदी में। दोहा कोश सरहपाद। इसमें आचरण की पवित्रता, बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है। दोहा कोश में क्या है? आचरण की पवित्रता और बाहरी आडंबरों का विरोध। पौम चरऊ, रिठ नेमी चरऊ, पंचमी चरऊ और स्वयंभू छंद, ये किसकी है? स्वयंभू की। स्वयंभू की कौन कौन सी हैं? पौम चरऊ, रिठ नेमी चरऊ, पंचमी चरऊ और स्वयंभू छंद, जिसमें चरऊ चरऊ है, ये किसकी है? स्वयंभू की। देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। पौम चरऊ, इसमें अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है। इसमें 5 कांड और 83 संधियाँ हैं। इसमें 7 संधियाँ इसके बेटे त्रिभुवन ने लिखी थी, तब इसमें 90 संधियाँ हैं। रिठ नेमी चरऊ, यह जैन धर्म का उत्तर पुराण का ग्रंथ है। रिठ नेमी चरऊ किसका है? जैन धर्म का। पंचमी चरऊ, इसमें श्रुत पंचमी का महात्म्य बताया गया है। श्रुत पंचमी का। स्वयंभू छंद, इस ग्रंथ में प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का उदाहरण सहित विवेचन है। प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का उदाहरण सहित विवेचन किसमें है? स्वयंभू छंद में। कुवलयामाला कथा। कुवलयामाला कथा किसका ग्रंथ है?
उद्योतन सूरी का। उद्योतन सूरी का कौन सा? कवल्यमाला कथा। यह कथा के कुछ प्रसंगों में तत्कालीन बोलचाल की प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने उल्लेखित हैं। महापुराण नया कुमार चिरु और जस हर चिरु। महापुराण नया कुमार चिरु और जस हर चिरु ये किसकी है? पुष्पदंत की। अब इनमें और कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी? तीनों ही 10वीं सदी में। महापुराण, इसमें जैन धर्म के 63 सलाखा पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। जैन धर्म के 63 सलाखा पुरुषों का जीवन चरित्र किसमें है? महापुराण में। नया कुमार चरु, यह ग्रंथ श्रुत पंचमी से संबंधित है। जस हर चिरु, यह लघु चरित्र काव्य है। इसका उद्देश्य हिंसावृत्ति का निवारण है। हिंसावृत्ति का निवारण किसमें है? जस हर चिरु की। और यह किसकी रचना? पुष्पदंत की। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की 10वीं शताब्दी में। यह अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। इसके माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम और साध्वी तथा कुटिल स्त्री का अंतर दिखाया है। परम आत्म प्रकाश योगसार किसकी है? जोइंदु की। परम आत्म प्रकाश जोइंदु की रचना इसमें 2 भागों में विभाजित है और 337 छंदों की रचना है। परमात्म प्रकाश में कितने छंद हैं? 337। योगसार इसमें कुल 108 छंद है। परमात्म प्रकाश में 337 छंद है और योगसार में 108 छंद है। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। यह 222 दोहों की रचना। पाहुड़ दोहा में कितने दोहे हैं? 222। जम्बू सामी चिरु ये किसकी रचना? वीर कवि की। 11वीं शताब्दी में। इस कथा में जम्बू स्वामी के चरित्र चित्रण द्वारा सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य भाव वर्णित है। दव साव पयास किसकी है? माइल धवल की। 11वीं सदी में। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी में था, बाद में धार्मिक ग्रंथ होने के कारण प्राकृत में गाथाबद्ध कर दिया गया। सुदर्शन चरिव किसका है? नयनंदी का। 11वीं सदी। इसमें नमोकार महात्म्य और इंद्रिय संयम वर्णित है। पार्श्वनाथ चरित किसका है? पद्म कृति का। पार्श्वनाथ चरित पद्म कृति 11वीं सदी। इसमें 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र वर्णित है। शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद्र का। 12वीं सदी। इस ग्रंथ में व्याकरणिक नियमों के उदाहरण श्रृंगार, नीति, धर्म, प्रेम आदि दोहे हैं। इसमें किसमें? शब्दानुशासन में क्या है? श्रृंगार, नीति, धर्म और प्रेम के दोहे हैं। सुलोचना चरिव किसका? देवसेनागणी का कौन सा है? सुलोचना चरिव। 12वीं सदी। इसमें चक्रवर्ती भरत के प्रधान सेनापति जय कुमार की धर्मपत्नी सुलोचना का जीवन चरित्र वर्णित है। नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति गणे की। 12वीं सदी। इस ग्रंथ में नेमिनाथ का जीवन चरित्र वर्णित है। रेवंतगिरी रास किसकी है? विजय सेन सूरी की। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। 12वीं सदी। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। संदेश रासक किसकी? अब्दुल रहमान की। 12वीं सदी। संदेश रासक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किसकी रचना? अब्दुल रहमान की। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभाजित है और इसमें 223 छंदों का विरह काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किसकी है? दामोदर शर्मा की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। 12वीं सदी। यह व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ कौन सा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उपदेश रसायन रास और चरचरी। उपदेश रसायन रास और चरचरी। काल स्वरूप कुलम।
ये किसकी हैं? जिनदत्त सूरी के। तीनों रचनाएं किसकी है? जिनदत्त सूरी की। उपदेश, रसायन रास, चरचरी, काल स्वरूप, रूप, कुलक। उपदेश रसायन रास में क्या है? इसमें सदाचार और नीति संबंधी धार्मिक उपदेश हैं। सदाचार और नीति संबंधी धार्मिक उपदेश किसमें है? उपदेश रसायन रास में। चरचरी में क्या है? इसमें गुरु जिन वल्लभ सूरी का यशोगान किया गया है। पार्श्वनाथ चरित। पार्श्वनाथ चरित किसकी है? श्रीधर की। सुकुमाल चरियु। सुकुमाल चरियु भी किसकी है? श्रीधर की। 12वीं या 13वीं सदी। भविष्यत चरियु। भविष्यत चरियु भी किसकी है? श्रीधर की। बर्तेश्वर बाहुबली रास। बर्तेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की। इसमें ऋषभ पुत्र भरत और उनके छोटे भाई बाहुबली के जीवन संघर्षों का वर्णन है। नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई। विनय चंद्र सूरी। 13वीं सदी। चंदन बाला रास आसुगु कवि। चंदन बाला रास किसकी है? आसुगु कवि की। यह 35 छंदों का लघु खंड है। स्तुलिभद्र रास। स्तुलिभद्र रास किसकी है? जिन धर्म सूरी की। इसमें स्तुलिभद्र और कोषावेश्य का कथा वर्णित है। जिनदत्त चरियु ये किसकी है? लाखों कवि की। 13वीं सदी। अगव्यरण पई ये किसकी है? लाखों कवि की। कीर्तिलता। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की। इसकी भाषा क्या है? मैथिली। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। अपसंभो कव्य। अपसंभो कव्य रयंदु की। बलहद चिरु रयंदु की। जस हर चिरु रयंदु की। पार्श्वनाथ चरित। पार्श्वनाथ चरित किसकी है? रयंदु की। महेश्वर चिरु रयंदु की। संगीर्ण चिरु रयंदु की। इसमें भगवान महावीर का जीवन चरित वर्णित है। एक बार ये रचनाएं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दोहा कोश श्रेयपाद। पौन चिरु स्वंभु। रिठनेमी चिरु स्वंभु। पंचमी चिरु स्वंभु। स्वंभु छंद स्वंभु की। कुवल्यमाला कथा उद्योतन सूरी। महापुराण पुष्पदंत। महापुराण पुष्पदंत। नय कुमार चिरु पुष्पदंत। जस हर चिरु पुष्पदंत। भविष्यत कहा धनपाल। परम आत्म प्रकाश जोयंदु। योगसार जोयंदु। पाहुड़ दोवा राम सिंह। जम्बू सामी चिरु। जम्बू सामी चिरुवीर कवि की। दव साहो प्रयास। दव साहो प्रयास किसकी है? माइल धवल की। सुदर्शन चिरु नय नंदी की। पार्श्वनाथ चरित पदम कीर्ति की। शब्द अनुशासन हेमचंद्र। सुलोचना चिरु देवसेन गणी की। नेमिनाथ रास सुमति गणी। नेमिनाथ रास सुमति गणी। रेवंत गिरिरास विजयसेन सूरी। रेवंत गिरिरास विजयसेन सूरी। संदेश रासक अब्दुल रहमान। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। चरचरी जिनदत्त सूरी। काल स्वरूप रूप कुलक जिनदत्त सूरी। पार्श्वनाथ चरित श्रीधर। पार्श्वनाथ चरित श्रीधर। सुकुमाल्य चरियु श्रीधर। सुकुमाल्य चरियु किसकी है? श्रीधर की। भविष्यत चरियु श्रीधर। बर्तेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी। चंदन बाला रास आसुगु। स्तुलिभद्र रास जिन धर्म सूरी। जिनदत्त चिरु लाखों कवि की। और अगवर्ण्य पयु लाखों कवि की। कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति की। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। अपसंभो कव रयंदु। बल हद चिरु रयंदु। जस हर चिरु रयंदु। पार्श्वनाथ चरित रयंदु। महेश्वर चिरु रयंदु। सहीना चिरु रयंदु की।
अब हम अवहट भाषा के देख लेते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट। पुरानी हिंदी का उदय अवहट से माना जाता। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है? अवहट से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का काल संक्रांति काल कहलाता है। वन रत्नाकर कीर्तिलता कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट का प्रयोग है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट का प्रयोग है। शिक्षा शब्द अवहट में शिखा रूप में प्रचलित है। शिक्षा शब्द अवहट में क्या लिखा जाता है? शिखा। सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। प्राचीन कोसली किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। कौन सी रचना में? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट के मध्य देशीय रूपक का उल्लेख है। अपभ्रंश और अवहट में चौपई 15 मात्राओं का छंद है। अब्दुर रहमान को संदेश रासक की भाषा अवहट है। अब्दुर रहमान की रचना कौन सी थी? संदेश रासक। और इसकी भाषा क्या है? अवहट। अपभ्रंश युग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषा के उदय के मध्य करीब 300 वर्षों का अंतराल है। कितने वर्षों का? 300 वर्षों का। अवहट भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया जाता है। साहित्य में 14वीं सदी का इसका प्रयोग होता है। साहित्य में 14वीं सदी में इसका प्रयोग हुआ था। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये किसके कथन है? सुनीति कुमार चटर्जी के। अवहट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर किसकी रचना थी? ज्योतिश्वर ठाकुर में मिलता है। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच एक मिश्रित भाषा है। अपभ्रंश और आधुनिक भाषा के बीच मिश्रित भाषा कौन सी है? अवहट, जिसे परवर्ती अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिथिला निवासी ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया। अब्दुर रहमान ने अपने संदेश रासक में अवहट भाषा का उल्लेख किया है। प्राकृत पेंगलम में के टीकाकार वंशीधर ने प्राकृत पेंगलम की भाषा को अवहट माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं। अवहट को संक्रमण भाषा भी कहा जाता है। संक्रमण भाषा कौन सी है? अवहट। विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? अवहट।